वाह, क्या आईपीओ है। बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। लोग काफ़ी निराश थे, लेकिन बल्ले बल्ले हुई उन लोगों की जो कि आईपीओ में पैसा लगा रहे थे। जिनको आईपीओ मिल गए उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। खासतौर से ओला इलेक्ट्रिक ने और जान फूंक दी। इसके अलावा हाल फिलहाल के दूसरे 2-4 जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं उन काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। तो ऐसे में क्या अभी जो आईपीओ खुलने वाले हैं उन्हें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? जिनमें आपने पैसे लगा दिए हैं उनमें पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब यहाँ मिलते हैं। हमारे साथ हर रोज़ की तरह शौर्य जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अरविंद नंदा जी, जो कि एमडी हैं इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनका आईपीओ जो है सोमवार से खुल रहा है। आपसे प्रश्नों की झड़ी लगाएं सर। उससे पहले शौर्य से समझ लेते हैं कि आखिर में आपकी कंपनी करती क्या है, क्या आपका आईपीओ का प्राइस बैंड है। शौर्य बताइए जी। इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, पहले बेसिक आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। 19 अगस्त तक खुलेगा, 21 अगस्त तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 850 से लेकर 900 रुपये का। टोटल 600 करोड़ जुटा रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू है 200 करोड़ का। कंपनी के कारोबार पर नज़र डालें तो कंपनी टर्न की प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन के सॉल्यूशंस बनाती है और कंपनी के पास वर्टिकली पूरा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन का सिस्टम है और कंपनी के पास 141,000 का मेट्रिक टन कैपेसिटी है एक साल में बनाने की। चलिए, इस बीच इंटरैक्ट बिल्डिंग की बात हो रही है, जिसका आईपीओ जो है सोमवार से खुलेगा और जो है हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट भी जुड़ चुकी है। सर, अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आप जो है आपकी कंपनी के जो कामकाज है उसके बारे में थोड़ा सा हमको समझाएंगे कि किस तरीके से कंपनी कामकाज कर रही है, क्या आपका कारोबार है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का मेन काम जो है हमारा है स्टील बिल्डिंग्स को बनाने का। और ये स्टील बिल्डिंग जो है ये इसमें हमारी इंडस्ट्री में और हमारे कस्टमर के साथ ये एक कैपिटल गुड्स, जिसको पूंजीगत हम कहते हैं, ये उस कैटेगरी में माना जाता है। क्योंकि जिस तरह के हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हिंदुस्तान का कोई बड़ी कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी, कोई FDI कंपनी नहीं है जिसने हमारे से फैक्ट्री या वेयर हाउस या कोई बिल्डिंग ना बनवाई हो। और उन लोगों का काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम बड़ा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जटिल जिसको कहेंगे। और इसलिए जब वो हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट लेके आते हैं। उस रिक्वायरमेंट को हम लोग एक बिल्डिंग में कन्वर्ट करते हैं। हमारा इंजीनियरिंग और हमारा डिज़ाइन डिपार्टमेंट है इन हाउस, जो उसको एक बिल्डिंग में कन्वर्ट करता है। उस बिल्डिंग को कन्वर्ट करने में जो भी मटेरियल लगेगा, क्या खर्चा आएगा, वो सब हम लोग एक कैलकुलेट करके बिल्डिंग को इरेक्ट करने तक उसको हम कस्टमर को एक कीमत दे देते हैं। वो एक ही कीमत रहती है और एक ही कंपनी सब कुछ करेगी। हम इंजीनियरिंग से लेकर उसकी फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। इसमें प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में ये बड़ी खासियत है कि बिल्डिंग सारी की सारी एक हमारी फैक्ट्री में बनती है। साइट पर कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ एक असेंबली होती है नट एंड बोल्ट की तरह, सो दैट वहाँ पर, क्योंकि पूरी फैक्ट्री आना कहीं पर भी मुश्किल होगा, इसलिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग एक बड़ी अलग सी इंडस्ट्री है। कई लोग हमको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या फैब्रिकेशन में या स्टील बिल्डिंग में डालना चाहते हैं, बट हम एक्चुअली पूंजीकृत कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में आते हैं। और जितने भी हमारे कस्टमर हैं वो सब हमारे को इसी कैटेगरी में मानते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं, सबसे ज़रूरी और सबसे जो उनको टाइम पे चाहिए, जो उनको क्वालिटी ठीक चाहिए, उसके लिए हमारे पास आते हैं वो। ये यानी ये नहीं कि हम एक बिल्डिंग कोई सप्लायर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई फैब्रिकेटर हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए कि हम बिल्डिंग उनके लिए टाइम पे तैयार करें, उनके लिए क्वालिटी में तैयार करें। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आज की डेट में। तो ये सब चीज़ें हम लोग इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट में इन हाउस करते हैं। एक कंपनी को एक बिल्डिंग, एक कीमत, एक डेट हम लोग उनको देते हैं। जी सर, चलिए अगर आपके हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, आपके पास 141,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। अब आप जो आईपीओ का प्रोसीड यूज़ कर रहे हो वो कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं, तो उसके बाद आपकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा कैपेक्शन करेंगे उसके टाइमलाइन क्या होगी? तो अभी हमारी जो कैपेसिटी है 1,40,000, उसमें से यूटिलाइजेबल जिसको हम कहते हैं, जो इस्तेमाल होकर बिक सकती है, वो कोई 1,20,000 के करीब होती है। और अगर हम उनको रुपयों में काउंट करें तो वो 1500-1600 करोड़ की बिल्डिंग बना सकती हैं, अगर मोटा मोटा हम लोग देखें सबकी आसानी के लिए। जो हम ऐड कर रहे हैं वो एक और 600 करोड़ फैक्ट्री ऐड कर रहे हैं, जो 600 करोड़ की हमको सेल देगी। 600 करोड़ की हम बिल्डिंग उसमें बना सकते हैं और 40,000 टन की करीब।
तो हमारी टोटल कैपेसिटी, ये आंध्रा प्लांट जो हम लगा रहे हैं, जिसके लिए हम पैसा भी ले रहे हैं अपने नए इन्वेस्टर्स से, वो इस साल में रेडी हो जाएगी। फर्स्ट फेज रेडी है, सेकंड फेज लगाना है। उससे हमारी कोई कैपेसिटी 2200-2300 करोड़ की बिल्डिंग बनाने के लायक हो जाएगी एट करंट स्टील प्राइस। और टनेज में देखेंगे तो कोई 1,60,000 टन यूटिलाइजेबल, इस्तेमाल करने वाली जो इसको हम कहेंगे। और उसके लिए हमने 55 करोड़ रुपया इसमें ऑब्जेक्ट में डाला है। आंध्रा का फेज 1 जिसमें कोई 40 करोड़ रुपया लगा है, वो हमने अपने रिसोर्स से लगाया है, लैंड वगैरह। सेकंड फेज जो है, जमीन ऑलरेडी है, सिर्फ हमको बिल्डिंग मशीनरी वगैरह बनानी है, जो बहुत तेजी से बन जाएगी। तो हमारी कैपेसिटी कोई 2200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाने की हो जाएगी इस मार्च तक, अगले मार्च तक। चलिए, अब इसलिए इसमें एक और क्वेश्चन ये था कि आप कैसे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, ग्रासिम, बर्जर पेंट्स, ब्लू स्टार, तो आपका ना कितने टाइम से रिलेशन है, आप कैसे मेंटेन करते हैं कि वो रिलेशन स्ट्रांग रहे? इस इंडस्ट्री में L1 का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम एक कैपिटल गुड्स हैं, पूंजीकृत सामान है हमारा, तो कस्टमर के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए जो उनको चाहिए एग्जैक्टली वो कर सके। इसमें रिलेशनशिप और पिछले आपके काम, पिछले आपकी जो भी प्रोजेक्ट आपने किए हैं उनके लिए, कस्टमर के लिए, कस्टमर की एसोसिएट कंपनीज के लिए, उनके अलग वर्टिकल्स के लिए, उस तरह की इंडस्ट्री के लिए। जैसे अगर हम ग्रासिम देखें तो ग्रासिम के लिए हमने 5 प्लांट्स में, उनके जो अभी 6 नए लगे हैं उनमें 5 में हमने हिस्सा लिया है, मेजर हिस्सा बिल्डिंग बनाने का। उन्होंने, ग्रासिम के ग्रुप जो है, बिरला ग्रुप, उनके लिए हमने बहुत सालों से काम किया है। 20-30 साल से हम लोग उनके ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं और वो हमारे काम से बहुत खुश हैं। इसलिए जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं वो हमको बुलाते हैं। उसी तरह अगर आप ब्लू स्टार देखेंगे कि ब्लू स्टार का भी ये दूसरा फेज है। तो रिलेशनशिप इसमें अगर आप मेरे से पूछेंगे तो रिलेशनशिप एक नंबर 1 चीज है इसमें। पर लेकिन रिलेशनशिप डिपेंड करती है दोस्ती पे नहीं, लेकिन हमने कैसा काम किया उनके लिए, उनकी दूसरी कंपनियों के लिए। ये एक तरह से दुनिया बहुत छोटी है, कंसल्टेंट लिमिटेड हैं, इंडस्ट्री लिमिटेड है, सबको मालूम होता है कि क्या कर सकते हैं। और इस पोजीशन में अगर हम आए हैं पिछले 20 साल के बाद, ये बड़ी एक यूनिक, बड़ी एक अहमियत वाली पोजीशन है इंटरआर्क की, जो पैसों से या अपना थोड़ा ज़्यादा कैपिटल लगा के या थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग करके या मार्केटिंग करके नहीं होगा। ये एक इतिहास जो हमारा कंपनी का है उससे बहुत मैटर करता है। हमारी रिलेशनशिप 30-40 साल पुरानी है कंसल्टेंट से। जितने हमारे बड़े ग्राहक तो हमने इसमें नाम दिए हुए हैं RHP में, लेकिन बहुत सारे और हैं जो बड़े बड़े नाम हिंदुस्तान में हैं। इनफैक्ट हम लोग ये कहते हैं कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते हिंदुस्तान में जिसने इंटरआर्क से कोई ना कोई बिल्डिंग ना बनवाई हो। T3 टर्मिनल हमने किया है, सो एयरपोर्ट हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, फैक्ट्रियाँ हो, वेयर हाउस हो, घर हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह ये इस्तेमाल होता है और दुनिया भर में ये एक आम इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान में अगर मूवमेंट है ज़्यादा, अभी स्टील इंडस्ट्री में है, वेयर हाउसिंग में है, लेकिन हल्के हल्के हर जो एस्पेक्ट है, हर जो कोना है, यहाँ पर लोगों को बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि आपको एक फैक्ट्री में एक बिल्डिंग मिल रही है, एक कीमत पे मिल रही है, एक डेट पे मिल रही है, एक कंपनी फैक्ट्री में बना के दे रही है, लेबर के आपके लिए कोई इतनी इशू नहीं रहती, साइट पे पानी या एग्रीगेट का कोई इशू नहीं है क्योंकि स्टील है, इसमें कोई और ईंटें या सीमेंट नहीं लग रहा है। इसलिए ये बहुत पॉपुलर होने वाली है और सारी दुनिया में ये बहुत पॉपुलर है ये सिस्टम आगे बढ़ने के लिए। स्टील वैसे ही बहुत पॉपुलर है अगर आपको बनाना है। जी सर, समय की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कंपनी के बारे में इतनी डिटेल में बातचीत करने के लिए। और सोमवार से आपका IPO खुल रहा है, उम्मीद करते हैं कि निवेशकों का बहुत सारा प्यार और निवेशकों का बहुत सारा जो है यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले और आपका IPO सफल रहे। एक जब लिस्टिंग होगी आपके IPO की तो एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे विस्तारपूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल सर, अगर आपने देखा हो इस IPO को, हालांकि सोमवार से खुलेगा, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर अरविंद जी अवेलेबल हैं तो मेरा एक सवाल रहेगा उनसे कि ये जो 400 करोड़ का OFS आ रहा है, टोटल 600 करोड़ का इशू है जिसमें 200 करोड़ कंपनी के पास जा रहा है फ्रेश इशू, 400 करोड़ OFS जा रहा है। ये OFS में प्रमोटर माल बेच रहा है या कोई प्रीवियस इन्वेस्टर माल बेच रहा है? अगर इसकी क्लैरिटी मिल जाती है, अगर प्रमोटर बेच रहा है तो मेरा इस IPO को सब्सक्राइब
ना करने की सलाह रहेगी। लेकिन अगर कोई पुराना इन्वेस्टर निकल रहा है, प्रमोटर जी। होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आईपीओ सब्सक्राइब करने की सलाह रहेगी। शायद अरविंद जी से संपर्क टूट गया है हमारा। अरविंद जी सुन पा रहे हैं? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें आधा आधा है। आधा हमारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं, एवरस्टोन, जो बहुत साल से हमारे साथ हैं, तो वो जा रहे हैं। और बाकी थोड़ा सा ओएफएस हम लोग प्रमोटर कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी 60% से ऊपर प्रमोटर का शेयर रहेगा। एज अ पॉलिसी हम लोगों ने बहुत सालों से कभी डिविडेंड या कभी कोई पे बैक नहीं किया किसी इन्वेस्टर को, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग ओएफएस कर रहे हैं। बट कंपनी का कंट्रोल, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनी का मेजर इन्वेस्टर 60% से ऊपर अभी कंपनी के जो प्रमोटर हैं वही रहेंगे। सो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं आप, कंपनी प्रमोटर पूरे इस कंपनी को चलाएंगे और पूरा विश्वास है उसमें कि ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। इसीलिए हम लोग ने अपना शेयर बहुत बड़ा करके अच्छा रखा हुआ है। चलिए, तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई। बहुत अच्छा सवाल अंशुल जी की तरफ से रहा। जी अंशुल जी बताइए सर, कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर के आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे। देखिए, फिर मेरी आईपीओ को सब्सक्राइब की सलाह रहेगी। जो क्लैरिटी मुझे चाहिए थी वो अरविंद जी से मिल गई है, तो मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और बल्कि नंबर्स वगैरह मैंने देखे हैं, तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं, 2-3 साल के लिए, तो अच्छा पैसा बनने की संभावना रहेगी। एक जो डाउट था ओएफएस को लेके, वो क्लैरिटी मिल गई है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको सब्सक्राइब की सलाह दूंगा। और जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लिस्टिंग के दिन ही प्रॉफिट लेकर के निकलना चाहते हैं, और हाल फिलहाल में तो अच्छी लिस्टिंग हुई है, तो क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा यहाँ पर? बिल्कुल, लिस्टिंग गेन उनको 20-22% लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। और जिनको लिस्टिंग गेन लेके निकलना है वो निकल सकते हैं। बाकी मेरी सलाह रहेगी कि आप 2 से 3 साल अगर समय देंगे तो इसमें अच्छा मुनाफा बन सकता है। चलिए, तो अच्छे मुनाफा आपको मिल सकता है अगर आप लंबी अवधि का आपका नजरिया है कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसको देखते हुए, तो लंबी अवधि के लिए आप निवेश करते हैं तो आपका अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा। और साथ ही साथ जो लोग लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई करके चल सकते हैं। और सेंटीमेंट बाजार का पॉजिटिव है। अब देखना ये होगा कि सोमवार को जब आईपीओ खुलेगा तो ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम किस तरीके का देखने को मिल रहा है। अभी क्या स्थिति है शौर्य? जी, अभी एक आईपीओ है जो बंद हुआ था। नहीं, ग्रे मार्केट में कुछ जी, स्थिति ग्रे मार्केट में टाइम है, तो आएगा तो जाके पता चलेगा। चलिए, सोमवार को देखते हैं ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो फ्राइडे जो है परसों जो है आईपीओ बंद हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। जी बताइए शौर्य। जी, जो परसों आईपीओ बंद हुआ है उस सरस्वती साड़ी बंद होते होते अच्छा रिस्पांस मिला। टोटल 107 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ग्रे मार्केट में कंपनी का 48 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है 160 के प्राइस पर, और कंपनी का जो है 160 में से 104 रुपीज़ का फ्रेश इशू है। चलिए, सरस्वती साड़ी सर काफ़ी शानदार रिस्पांस मिला इसको, और आखिरी तक जो है अच्छा खासा जो है निवेशकों का जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले हैं। क्या सलाह रहेगी सर सरस्वती साड़ी में आपको? देखिए, आईपीओ में अगर ये पॉजिटिव लिस्टिंग देता है तो फिर 1 से 2 दिन होल्ड करना चाहिए, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। फिर 8-10 हफ्ते का आईपीओ बेस अगर बनता है तो फिर वापस से हम ब्रेकआउट प्ले करेंगे। बट अगेन वो टेक्निकल ब्रेकआउट प्ले हो जाएगा। केवल आईपीओ के हिसाब से सलाह ये है कि अगर लिस्टिंग प्रीमियम पे होती है तो एक बार बुक करके निकलना चाहिए। चलिए, तो एक बार के लिए लिस्टिंग मिलती है तो प्रीमियम पर जो है वो बुक करके निकलना चाहिए। 1-2 दिन का अगर ब्रेक लेते हैं आप तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। बताइए जरा फटाफट की क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है एसएमई आईपीओ के अंदर? जी, एसएमई में बात करें तो 2 आईपीओ खुले हुए हैं। पहला आईपीओ है सॉल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। सॉल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो वो 13 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन ग्रे मार्केट में 1 भी रुपये का प्रीमियम नहीं मिल रहा है। दूसरा है ब्रॉच लाइफ केयर। ब्रॉच लाइफ केयर का आईपीओ का साइज़ छोटा है, इसका 4 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है, लेकिन अभी 56 से ज़्यादा टाइम्स बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर भी ग्रे मार्केट में 0 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। सुस्ती देखने को मिल रही है एसएमई के अंदर। सर एसएमई में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, क्या अवॉइड करें? अगर आप कमेंट करना चाहें तो। देखिए, एसएमई के दोनों आईपीओ बहुत ज्यादा हमारे इधर किसी ने कवरेज की नहीं है, तो इस पे बहुत ज्यादा मैं सलाह दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि कवरेज हमने की नहीं थी, तो कुछ ऐसा डेटा मेरे पास है नहीं। कोई बात नहीं सर, अवॉइड ही कीजिए सर अभी एसएमई को, जब इतने सारे अच्छे आईपीओस खुले हुए हैं। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं जो कि बार बार रोहित जी हैं और जानना चाह रहे हैं, सर सीजल आईपीओ अभी भी मुझे मिला हुआ है, मैंने एग्जिट नहीं किया है, क्या करना चाहिए? तो सीजल इंडिया के आईपीओ पे सर लिस्टिंग के बाद अभी ये निकले नहीं हैं, क्या इनको अभी होल्ड करना चाहिए क्या? देखिए, बहुत ज्यादा कोई सच मोमेंटम आता हुआ नहीं दिख रहा है।
आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार एग्जिट कर लीजिए, 8-10 हफ्ते का टाइम दीजिए स्टॉक को। अगर बेस बनता है तो वापस से ब्रेकआउट पे बाइंग की सलाह रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, जो क्वालिटी या जो प्राइस एक्शन ये स्टॉक दिखा रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि 8-10 हफ्ते का बेस बनाएगा। इसको समय जाएगा 4-6 महीने का बेस बनाने में, उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ मूव मिलेगी। तो एक बार के लिए एग्जिट की सलाह है। एक बार के लिए निकल जाने की ही सलाह आपके लिए रहेगी। एक कंपनी है एमक्योर फार्मा, अभी हाल फिलहाल का आईपीओ इसका भी आया था, और अगर आपके पास हालांकि बहुत ज़्यादा चार्ट्स तो नहीं होंगे, अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं एमक्योर फार्मा के बारे में, अभी क्या करना चाहिए सर। ये स्ट्रगलर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं आईपीओ अभी पड़े हुए हैं, शेयर पड़े हुए हैं, क्या निकल जाएं या बने रहें? आज 1.5% ऊपर है। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आईपीओ के पहले, दूसरे या तीसरे दिन आपको निकल जाना चाहिए। अगर निकल गए होते तो 1380-1400 के भाव में निकल जाते। अब ये नीचे आ चुका है, लगभग 1230 का लो बनाया है। इस स्टॉक में बेसिंग फॉर्मेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। जो फील्ड लो बना है 1233 पे, वहां से ऐसा लग रहा है कि बेसिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। 8-10 हफ्ते लगने चाहिए इसको बेस कंप्लीट करने में। बेस का ब्रेकआउट 1327 के ऊपर आएगा, करेंटली ये बेस का हाई है, तो 1327 के ऊपर मोमेंटम बनेगा स्टॉक में। लेकिन 8-10 हफ्ते तो अभी कोई मूव आती हुई दिख नहीं रही है, ये बेस बनाएगा। तो थोड़ा सा आप 8-10 हफ्ते का समय दीजिए, पेशेंस रखिए। अगर बेस बन के कंप्लीट होता है तो फिर ये स्टॉक वापस से नया हाई 1550-1600 बनाता हुआ दिख सकता है। तो 8 हफ्ते का समय दीजिए, उसके बाद रिकंसिडर कीजिएगा। जी चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अब इसी बात के साथ वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं। वाह क्या आईपीओ है।